चर्चा करूंगा, टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि एक सर ने जैसे बोला कि यहाँ बहुत सारे प्लेजराइज्ड वर्क हो रहे हैं, कैसे बचें। तो मैं खास तौर पे आज उन चीज़ों पे चर्चा करूंगा कि कैसे कोई बड़े इतिहासकार या बड़ा वैज्ञानिक या बड़ा समाजशास्त्री कैसे लिखता था, क्या टेक्निक्स अपनाते थे जिससे कि, और वो टेक्निक यदि स्वयं आप भी अपनाएं तो कैसे किसी के प्लेजरिज्म से आप बच सकते हैं और नए तरह का शोध कैसे कर सकते हैं, जो सबके लिए मुझे लगता है जरूरी है आज। जैसे सर ने कहा बहुत सारे केसेस चल रहे हैं तमाम तरह के, ये मेरे भी ज्ञान में है कई लोगों के केसेस यहाँ। तो मैंने इसलिए सोचा कि जब सर ने 3-4 रोज पहले ही कहा, तो ये पहली बार ये चीज़ यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। कभी भी ये बात मैंने कहीं शेयर नहीं की, क्योंकि इतिहासकार से या सोशल साइंटिस्ट से ये पूछेंगे कि आपने ये किताब कैसे लिखी, तो वो जल्दी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? वो वही कारण है कि एक जादूगर से ये पूछे कि तुमने ये जादू कैसे कर दिया, तो फिर तो उसका जादू का महत्व ही घट जाएगा। तो यूजुअली कोई ये नहीं बताता, सीक्रेट नहीं बताता। तो आज लेकिन मैं कुछ ऐसी पद्धतियां बताना चाहता हूं या टेक्निक्स बता रहा हूं जो अमूमन हम लोग भी या जितने भी बड़े विद्वान रहे या उसकी इतिहास क्या रही उस टेक्निक्स को अपनाने की। 14th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी से जब एक नए तरह का साइंटिफिक शोध शुरू हुए तो क्या टेक्निक्स अपनाते थे। एक बार ये इतिहासकार थे, उनसे पैट्रिक कॉलिंसन, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ए मैन। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आपने कौन से मेथड्स अपनाए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई खास मेथड तो नहीं अपनाया, लेकिन हमारे विषय से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री थी, जहां भी थी, जिस डिसिप्लिन में भी मिल रही थी, मैंने सबको एकत्रित किया और उसी के बेसिस पे हमने ये रिसर्च किया। कोई मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि आई हैड नो मेथड, ओनली अ कलेक्शन ऑफ मटीरियल क्यूल्ड फ्रॉम मोर और लेस एवरीवेयर। हमसे भी कोई आज भी ये पूछे तो हम लोग भी यही करते हैं कि जितने भी मटेरियल है, और आपको भी, कि सब लेकर के और फिर उसके बाद उसका लब्बो-लुबाब या तर्क लाएंगे, देखेंगे कि जो पहले के शोध हुए हैं वो क्या कह रहे हैं और आप उससे कैसे। लेकिन मूल सवाल ये है कि ये जो मटेरियल कलेक्शन करते हैं तो उसको अब हैंडल कैसे करें। सब कुछ याद तो हो नहीं सकता है, तो सब कुछ याद नहीं हो सकता तो कैसे लिखें। मैकॉले सब लोग जानते हैं, फेमस मैकॉले हमारे यहाँ शिक्षा नीति लेकर, उनसे पूछा गया तो वो बोले कि मैंने तो एक बहुत जॉन हिल्टन की किताब जो थी उसको उन्होंने पैराडाइज ऑफ लॉस्ट पैराडाइज, तो उन्होंने कहा कि मैं तो याद ही कर लिया था, यदि मुझे कोई ना पता है मैं हूबहू ऐसे ही लिख सकता हूँ। लेकिन ये क्षमता तो सब में नहीं है कि वो याद करके और हूबहू ऐसे लिखे। तो मटेरियल कैसे यूज किया जाए, जब दूसरी किताब उन्होंने लिखी तो उसमें उन्होंने बताया कि हाउ डिड आई डिड माई रिसर्च। तब उन्होंने बताया कि आई कलेक्टेड वेरियस सोर्सेज, मेड नोट्स। तो समाज शास्त्री के लिए, किसी के लिए भी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं। अब रही कि कैसे नोट्स बनाएं। क्या कोई एक तरीका है नोट्स बनाने का? नहीं। तो कितने तरीके हो सकते हैं और बड़े बड़े विद्वानों ने क्या क्या तरीके अपनाए। उदाहरण के लिए ले तो पुनर्जागरण के काल में, जिसके साथ ही आगे रिफॉर्म एंड देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा है, तो उस समय के लोगों ने क्या किया। आप बहुधा कोई किताब पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं, या अनायास नहीं है, इसका एक इतिहास है। कोई किताब पढ़ रहे हैं तो पुनर्जागरण काल के जितने भी लेखक थे वो किताबों में अंडरलाइन करने की प्रथा शुरू कर दी, और अमूमन आप भी वहीं से सीखे हैं, क्योंकि बिना बताए भी यदि कोई किताब पढ़ रहे हैं और अंडरलाइन किया है तो धीरे धीरे आप में भी वो आदत बनती है। ये आदत 15th सेंचुरी में शुरू हुई थी, रेनेसां काल में, कि कैसे अंडरलाइन करके किताबों, या अपने जो तर्क हैं या कोई नई चीज है उसको अंडरलाइन करके उसको लिखने की प्रथा। इसके अलावा पुनर्जागरण काल में ही 15th सेंचुरी में मार्जिन्स पे, किताब के जो मार्जिन्स थे उस पे लिखने की, या कोई पुनर्जागरण काल में तो बहुत पेंटर हुआ करते थे। अभी येलो स्केच जो हम लोग लगाते हैं, मार्कर, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव उधर से ही आया। तो वो उस तरह की चीजें वो शुरू करा उन्होंने। इंग्लैंड के समय में 17th सेंचुरी में जब हम जैकोबिन काल को देखें, उस समय के अमूमन सारे राइटर्स जितने भी थे उनकी किताबें देख लीजिए, उनकी लाइब्रेरी में जाइए और देखिए। इंग्लैंड के बहुत सारी लाइब्रेरी में उनकी किताबें मिल जाएंगी, सबकी उनकी सारी किताबों में अंडरलाइन या डॉट्स या कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक तरीका था
मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी हमारे नए समय में हम आगे देखेंगे कि कैसे आधुनिक समय में तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हो गए हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, मार्कर उसमें ऑलरेडी होता है फिक्स। ये तरीके कैसे इवॉल्व हुए हैं, उसके इतिहास को समझें और उसको आप अपनाएंगे। चैलेंजेस और संभावनाएं दोनों भी था उसमें। तो हमने ये कहा कि कई बार किताब पे मार्क कर देंगे तो किताब खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ तो उतने संसाधन नहीं है जिससे कि सुरक्षित रख सकें। मार्क कीजिए, कल गए थोड़ी पानी आई, किताब खत्म, ये बड़ी मुश्किल है। तो वो तरीका मैं नहीं कहूँगा कि अपनाएं, लेकिन हम एक इतिहास को समझें कि क्या इतिहास रहा है रिसर्च टेक्निक्स के। ड्राइंग, बहुत सारे लोगों ने उसके किनारों पर ड्राइंग करके उसमें उन्होंने वैसे न्यूटन को देखा जाए कि न्यूटन ने कैसे फॉलो किया था, तो हमें पता चलता है कि वो एक नया टेक्निक अपनाया। आप लोग भी जो अपनाते हैं और गाहे बगाए वो कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा हुआ है। किताब के पन्ने को मोड़ देना, ये कोई अनायास आप नहीं करते हैं, कहीं से ये ट्रेडिशन निकला है। न्यूटन की जो रचनाएं हैं या जो कुछ भी रिसर्च किया या कोई अपने बहुत सारे टेक्निक्स या साइंस के जो, वो किताबों के पन्ने को वहां मोड़ लेता था ताकि क्विकली जरूरत पड़े तो उस किताब से उसी पेज पे जाएं। अमूमन आप भी वैसे ही करते हैं। तो इसका भी एक इतिहास है कि किताब के पन्ने को मोड़ देते हैं और फिर अब इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे किताब कमजोर पड़ने लगती है। तो कैसे उस टेक्निक को समझें और फिर कोई नई तरकीब निकालें उस और कैसे आगे। तो न्यूटन के टाइम में न्यूटन ने बहुत सारे, हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड के आप कॉड्रिंगटन लाइब्रेरी में चले जाएं जो ऑल सोल्स कॉलेज के परिसर में है, वहां पे बहुत सारी किताबें जो आप देखेंगे उस समय की जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के 17th सेंचुरी की जो किताबें हैं, उनमें बहुत जगह वैसे मोड़े हुए, हालांकि अभी सीधे कर दिए गए हैं, लेकिन पन्ने को देखने से पता चलेगा कि मोड़े गए थे। तो ये टेक्निक डॉट्स लगाना, बिंदु लगा करके कहीं पे कुछ लिखना की बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड टाइपिंग की खोज का भी एक जुड़ा हुआ है रिसर्च टेक्निक से, वो जुड़ा हुआ था कि शॉर्ट में लिख रहे हैं। किसी इतिहासकार ने कहा कि जो रिसर्चर है जिसने अपने रिसर्च के नोट्स बनाए हैं सिर्फ वही समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे शॉर्ट में लिख रखे हैं कि वही जान, दूसरा उसके वो हेल्पफुल नहीं हो सकता दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने तरीके से उसमें शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें लिखा है और उसका एक्सप्लेनेशन उसके दिमाग में नाचता रहता है, समझता रहता है कि ये चीज हमने ऐसे करी है, तो एक बारी भी नजर गई तो वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीज मैं कहना चाहता था। ज्यादातर किताबों पे आपको पेंसिल मार्क से मिलेंगे, पेंसिल से मार्क किए हुए। क्रिस्टोफर हिल एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, सब लोगों ने मुझे लगता है कि नाम सुना ही होगा। आप लोगों ने बहुत सारी किताबें देखी होंगी जिसके लास्ट पन्ना 2-3 खाली रहता है, बिल्कुल व्हाइट, उस पर कोई कुछ नहीं। उसका भी ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये रिसर्च टेक्निक ही है। और इसी के कारण से जो नए जो किताबें हैं, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की कोई भी किताब होगी उसके लास्ट में 3-4 पेज खाली बाइंडिंग में मिलेगी। अब क्रिस्टोफर हिल की जितनी भी किताबें हैं, अब आप विजिट करें, जाएं, देखें यहाँ ऑक्सफोर्ड में, तो वहां पता चलेगा कि जो लास्ट पेज है उस पे वो जो इंपॉर्टेंट पैरा था उसका पेज नंबर, कोड वर्ड्स इस तरह से उन्होंने लिख रखे थे ताकि वो अपने नोट्स तैयार कर सकें और किसी तरह की नई बात कहनी है तो क्विकली वो वहां से कंसल्ट करके। इंडेक्सिंग का जो चलन है धीरे धीरे वही से शुरू होता है। जैसे किसी ने पूछा कि इस किताब में कोई चीज खोजना है, ग्लेशियर सी मैडम बता रहे थे खोजना है, आप इंडेक्स की ओर क्विकली जाते हैं। पता आप लोग जाते हैं नहीं कि आप लोगों को पता है कि कोई वर्ड ढूंढना हो किताब में तो क्विकली कैसे ढूंढते हैं? कैसे ढूंढते हैं? आपको इंडेक्स में जाना है और इंडेक्स में वहां पे वर्ड्स लिखे रहते हैं, क्विकली अपने ग्लेशियर पेज नंबर 17-18 लिखे रहते हैं, पेज नंबर एग्जैक्टली, आप क्विकली उस पेज पे चले जाते हैं। इसका भी ट्रेडिशन वही से निकला है। ये एक रिसर्च टेक्निक थी कि कैसे, तो क्रिस्टोफर हिल के समय हम देखते हैं कि उन्होंने जो टेक्निक अपनाया कि जो लास्ट वाले पेज है उस पर लिखना। आपके लिए वो ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन वाले नहीं है कि आप जब चाहें किताबें खरीद लें और पुरानी पड़ गई तो नई ले लें। तो इसलिए इस प्रथा से बच सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस तरह के टेक्निक्स अपनाए। पुनर्जागरण के काल में जो एक सबसे, मैं जिसको मानता हूं या बहुत सारे लोग मानते हैं, जो सबसे बेकार पद्धति है और जो कई बार आप भी वो पद्धति अपनाते हैं, जो सबसे बुरी चीज है और उस समय के कलाकारों ने भी अपना लिया कि कटिंग कर लेना। बहुत सारे किताबें हम कभी किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, पन्ना फटा हुआ होता है, ये आप अनायास नहीं फाड़ रहे हैं,
आप ये तो समझ लीजिए कि आपका अपना कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं से आप प्रभावित हो करके कल्चरली कहीं कहीं से आया है। किताब के पन्ने पढ़ना और उसको लेकर के कहीं ना कहीं यूज करेंगे ही। तो पुनर्जागरण के कुछ कलाकार, कुछ ऑथर्स ये टेक्निक भी अपनाते थे। कई बारी तो वो पांडुलिपि जो कि एक ही होती थी, पांडुलिपियों को भी वो काट के कतरन बनाकर, आज भी पेपर के मामले में हम लोगों ने भी ऐसा किया है। कोई अच्छा आ गया तो हिंदुस्तान में से काट लिया, फाइल में बना दिया। तो ये जो पेपर की कतरने और कटिंग की भी कल्चर है, ये भी एक टेक्निक ही रहा और बहुत सारे अच्छे रचनाएं ऐसे की गई। लेकिन उसकी दिक्कत आप जानते हैं, किताबें काटेंगे तो वो जहां से काट रहे हैं वो नुकसान हो सकता है। तो ये टेक्निक पुनर्जागरण के काल में हमें देखने कई कई अहम पुनर्जागरण के दौरान के लेखकों ने ऐसे कॉपी कटिंग और पेस्ट, ग्लू से पेस्ट करके लगा लिया। तो इस तरह की चीजें हम, एक और तरीका जो बाद में डेवलप हुआ कि कई बार ये तरीके जैसे जैसे महसूस होता है कि ये प्रॉब्लमेटिक हैं और अपनाने से कुछ नुकसान भी हो रहा है, नोटबुक रखना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एक छोटी डायरी की भी कल्चर शुरू हुई। ये अनायास नहीं है कि आप कहीं गए और छोटी छोटी बुकलेट्स में, इसका भी रिसर्च टेक्निक है और उससे जुड़ा हुआ है छोटी बुकलेट्स निकालना। छोटी छोटी डायरीज होती थी जो कोई देखते हैं कि पहले लिखते रहते थे कोई लोग, ये भी एक टेक्निक था जो पुनर्जागरण के जस्ट बाद के समय में इजाद की गई कि ताकि जिस पर उस पॉकेट बुक पर पॉकेट में रखे रहें, कहीं जा रहे हैं और लिख लिया। ये चीजें आप भी कर सकते हैं रिसर्च के लिए, ये इतिहास की चीज है और इतिहास में ऐसे हुआ है। बताने का तात्पर्य यह है कि जो संभव हो इसमें से काटने वाले से दूर होके क्योंकि वो अपनाएंगे तो नुकसान ज्यादा है। ये भी एक खतरे हैं। तो ये जो पॉकेट बुक का कल्चर भी शुरू हुआ जिसमें कि आप कई तरह के पॉकेट्स बुक शुरू हुए। ABCD के तहत आप देखते हैं कि जो डायरी है, डायरीज में आप ABC, उसका भी यही है कि आप अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग A से शुरू होने वाले A पर लिखते हैं, B से शुरू होने वाले को B पर डायरेक्टली लिखते हैं, बीच के पन्ने खाली रहते हैं। कई लोग ये होते हैं कि लगातार लिखे जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं। उन्हें यदि कोई अपनी चीज खोजनी हो तो उन्हें देर होगी, तो क्विकली आप B पर सीधे जाते हैं यदि B से जुड़ा हुआ कोई चीज है। ये भी उसी रिसर्च टेक्निक का एक हॉब्स, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी दिया, हॉब्स लिखता है कि उसने कैसे इस अपने रिसर्च को कैसे लिखा और कैसे किया, टेक्निक क्या अपनाया। वो कहता है कि वो पॉकेट वाली जो डायरी है, पॉकेट वाली जो हैंड पॉकेट बुक्स है, उसका बहुत प्रयोग किया और उसी में वो अपने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को, तर्क को लिखा करता था। छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट, कहीं किसी से कुछ बात हो रही है, किसी सैलून में बैठ के डिस्कस हो रहा है, किसी कॉफी टेबल पे कहीं बैठ के तो ही वॉज मेकिंग नोट्स लाइक दैट एंड ही इज राइटिंग दैट कि हाउ आई मेक ये जो थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू दिस पॉकेट बुक्स। तो ये बहुत अहम एक टेक्निक रहा। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी तक जितने भी ऑथर हैं या लेखक थे जो नए तरह के शोध आज भी पढ़ रहे हैं, या साइंटिफिक बाकी और भी लोग जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जुड़े हुए बहुत सारे साइंटिस्ट रहे, वो लोग, उन लोगों ने इस तरह की चीजों को अपनाया। अब उसमें विद्यार्थियों को किस तरह से उन लोगों ने गाइड कैसे किया कि कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सोर्सेज को, तो उन्होंने भी बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स बताए कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द वेरियस मटीरियल। तो एक प्रथा ये हुई कि भाई आप जो चैप्टर, जो कि अभी भी हम लोग बहुधा अपनाते हैं कि यदि किसी को सोशल साइंसेज में 6-7 चैप्टर्स बनाने हैं और आपको पता है कि ये चैप्टर आपने अमूमन डिसाइड कर लिए हैं, तो 5 फाइल अलग बनाए और हर एक चैप्टर से जुड़ी हुई कोई भी सूचना कहीं भी मिलती है आप उस वाले फाइल में डालते जाते हैं। आपने नोट लिए और डालते गए। एक चर्च या क्लर्जीमैन ने अलग इनोवेशन किया, उन्हें भी अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने या रिसर्च के लिए क्या विधि है, तो उन्होंने एक मेटल पर ABCD लिख करके अल्फाबेटिकली उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। इसके बाद से इंडेक्सिंग जो आप देखते हैं कि लाइब्रेरीज में जो कैटलॉगिंग जो आ रही है वो वहां से निकली है कि वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहता है। तो क्विकली आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए तो वहां पे एक कार्डबोर्ड पे एक ही साइज का कार्ड होगा, उस पर लिखा होगा और फिर क्विकली आप संपर्क करते हैं कि किताब इतने नंबर पे है। ये रिसर्च टेक्निक ही है और वही से निकला है।
पहले क्लर्जी मैन ने 16-17 सेंचुरी में इसको इंग्लैंड यूरोप में यूज किया, और बाद में उसे जो कैटलॉगिंग का एक मेजर ट्रेडिशन जो आज भी है लाइब्रेरीज में हम ये सारी चीजें यूरोप से इंडिकेट है। वही अभी तो भारत पे अब आएंगे ना कि अभी चले जाएंगे यूरोप से, तो समझना ही पड़ेगा, मतलब कहना तो मुश्किल है। यूरोप को तो हम डांटने में बहुत उस्ताद है ना हम लोग, अरे वो क्या करेंगे, उनसे तो पहले हमारे यहाँ था, ये तो है ही। क्योंकि डीकोलोनाइजिंग माइंड की बात हो रही है, सारी चीजें यूरोप से। बहुत बड़ा आपने अच्छी बात कही, डीकोलोनाइजिंग माइंड को यदि ठीक से समझे बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है ना, क्योंकि यदि उसके माइंड को डिकोलोनाइज करेंगे तो हो सकता है कि जो आप जिस माइंड को उसमें अप्लाई करेंगे तो वो कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब तो नहीं था। आप समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि डिकोलोनाइज कर दें, अब चले वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हैं तो मुश्किल हालात हो सकती है, आप समझ। तो कहीं ना कहीं से डिकोलोनाइजेशन के बाद की जो मेथड होगी, आप अपनी बात करें तो छूट जाएगी, वो बाद में करेंगे। हाँ भाई, डिस्कशन में नहीं तो ये छूट जाएगा और आप टेक्निक नहीं जानेंगे, हम डिकोलोनाइज। आप बिल्कुल सही। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि खास तौर पे जो क्लर्जी मैन वाला 16-17 सेंचुरी के बाद बिल्कुल फिर फुट नोट की जो ट्रेडिशन जो आज भी अब आप फॉलो करते हैं, ये ट्रेडिशंस भी वहीं से निकल रही है कि अब कोई भी रिसर्च बिना फुट नोट और एंड नोट के रूप में भी अब आने लगा है, पूरा नहीं होता है। तो फुट नोट की हिस्ट्री भी वैसे ही शुरू हुई कि आप जो कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, अपनी जब लिख रहे हैं तो क्विकली आप लिखेंगे कि इसका रेफरेंस कहाँ था। पहले बीच में ही लोग लिखते थे, ब्रैकेट डाल लिया, लेकिन धीरे धीरे इसमें इनोवेशन हुआ, स्कॉलर्स ने समझना शुरू किया, एक स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग जब डेवलप होने लगी और एक स्टैंडर्ड स्टाइल खासतौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड प्रेस के से जुड़े हुए लोगों ने जब स्टार्ट किया उसमें, तो फुट नोट का एक कल्चर आया। उसमें भी उसका एक तरीका है कि कैसे फुट नोटिंग किया जाए, पेज नंबर कहाँ लिखा जाए, कि पब्लिशर का कैसे लिखा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक रही कि फुट नोटिंग का कल्चर, कि कहाँ से आपने ये रेफरेंस लिया है। इन सारे तो फुट नोट के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ रेनेसा लिखा, जैकब बुर्कहर्ट जो हैं, उन्होंने करीब 700 बहुत सारे अलग अलग फुटनोट के ही टर्म में, फुटनोट की बजाय जो शुरुआती दौर में क्या होता था कि किसी छोटे छोटे पर्चियों पर लिख करके वो चिपकाते थे, उन्होंने से एक अपनी राइटिंग में 700 ऐसी पर्चियां चिपकाई। वो लिखते हैं कि हाउ ही डिड हिज रिसर्च। ये जितनी चीजें हैं उन्हीं लोगों की किताबों से, जो इतने बड़े स्कॉलर हुए हैं उन्होंने ही बताए हैं कि वो कैसे रिसर्च किए, तो उन्हीं से निकल रहा है। वो बोले कि उन्होंने 700 ऐसी पर्चियां बनाई, लेकिन मुसीबत ये थी कि यदि आप पर्ची चिपकाने लगे तो फिर पेज उलटना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो तब फुटनोट का एक कल्चर दिया गया कि सीधे अब आप उसको नीचे लिखें, हाथ से ही लिखें और बनाएं, जो कि आज भी आप लोग यूज करते हैं। धीरे धीरे समय बदलता गया और अभी हम देखते हैं कि उन्हीं पद्धतियों से हमारे, मान के चलें कि जो टीचर्स के टीचर रहे हों, हमारे टीचर्स तो अभी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आ गए हैं, वो लोग अमूमन इन्हीं पद्धतियों में जो सबसे बेस्ट मेथड्स रहे, टूल्स रहे, टेक्निक्स रहे, उसको यूज करते हुए रिसर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आपको भी अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक दुनिया बढ़ी है, अब नए नए तरह के टूल्स आ रहे हैं। अब अमूमन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो गए हैं, जैसे कि डिजिटल ह्यूमैनिटीज, मुझे नहीं लगता है किसी ने यूज किया है, कोई जानता है डिजिटल ह्यूमैनिटीज का। अब एक ऐसे ट्रेडिशंस आ रहे हैं जो कि यहाँ तो नहीं लेकिन यूरोप में, बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों यूरोप करें, क्योंकि वही यूज कर रहा है, अभी हमने यूज नहीं शुरू किया, अब लेके करना पड़ेगा। अब उसमें है कि आप कुछ वर्ड्स को डालते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमने कितनी बार किस वर्ड का यूज किया है। आप कोई भी चीज लिखें और प्लेजरिज्म चेक का भी उसी से निकला है। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, रिसर्च टेक्निक्स कैसे आया है, कैसे वो फाइंड आउट करता है, वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो डिजिटल ह्यूमैनिटीज में यही है कि आपको एनालाइज करता है कि आप कौन सा वर्ड कितनी बार यूज किए हैं, और तब उससे वेटेज पता चलेगा। या कीवर्ड जो आप लिखते हैं ना नीचे, कीवर्ड ये है, तो आप ये ना समझिए कि आप 2 बार यूज करके कीवर्ड में लिख देंगे कोई वर्ड, वो कीवर्ड यूरोप में मानेगा नहीं वो, या आपका वो सॉफ्टवेयर उसको उड़ा के दूसरा बोलेगा कीवर्ड ये है, जो वर्ड ज्यादा उसमें आएगा, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। तो एक अभी डिजिटल ह्यूमैनिटीज का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक अलग तरह का टेक्निक्स है कि आप कोई पेपर लिखना चाहते हैं या लिखे तो वो पेपर वाकई किस बिंदु पे है, किस चीज पे फोकस कर रहा है,
यदि आप दूसरा कोई पढ़ने वाला पाठक जाना चाहता है तो वो उस पूरे पेपर को उस सॉफ्टवेयर में डालेगा और वो क्विकली एक ग्राफ के रूप में लाएगा कि ये वर्ड इतनी बार यूज हुआ, ऐसे हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ। तो कई तरह का एनालिसिस क्विकली मिलना शुरू होता है। ये तो एक तरह से इतिहास रहा कि कैसे हम आज तक टूल्स अपना रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये बात करूं कि जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था तो क्या पद्धतियां अपनाया, जिससे कि जैसा सर ने कहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक किताब, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से 4 किताबें, रुटलेज से, आखिर इतने कैसे आ रही हैं अच्छी जगहों से, कोई कैसे पब्लिश करता है, लिखता कैसे, जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। एक प्योर मेथड थियरी में घुसने की बजाय ना प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान से देखें, उस पर ध्यान से मनन करें तो कई चीज़ें पर आप कुछ नया लिख सकते हैं, कर सकते हैं। जो मैं यही कराने वाला हूँ आप ही के आसपास का, लेकिन हमने जो टेक्निक्स अपनाए, जैसे हमने किया, उसमें बिल्कुल नया है। जो प्लेगरिज्म के जो चक्कर थे इससे मुक्त हो गए, कुछ नई तरह की चीज़ें लाए। तो हमने कैसे अपनाया ये चीज़ें, जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे नहीं पता था। रिसर्च के दौरान पता चला कि कोई भी स्कॉलर क्या क्या टेक्निक्स अपनाया है, उसके बहुत बाद पढ़ने के क्रम में जिज्ञासावश कई अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें पता चला कि ये तो हमारे बहुत काम की है। और ये नोट्स हमने वही बना रखे थे जो कल रात में मैंने इसको बनाना शुरू किया कि ये बोलूँगा, क्योंकि आज तक कहीं बोला ही नहीं था, क्योंकि ये मैं अपने यूज करता था, ये बताने की चीज़ नहीं। वही जादूगर जैसा कि चुपचाप अपने लिए जादू चलाएंगे और लोग देख के वाह वाह कहेंगे बड़ी अच्छी है। आज जादू आ गया, सामने खुल गया। तो आपने ऐसा मौका ही दिया कि ये जादू यहाँ दिखाना पड़ रहा, खोलना पड़ रहा है कि ये जादू कैसे हो रहा है। क्योंकि हमें यहाँ से हमारे लास्ट वाइस चांसलर साहब ने भी कहा कि भाई हमें टॉप 500 में ले जाना है। तो सर ने जैसा कहा कि प्लेजराइज करके रिसर्च करेंगे तो कहाँ से जाएगा, तो सबको कुछ ना कुछ नया रिसर्च देना पड़ेगा। और मैं कैसे नया रिसर्च लाया, आप ही के सोचिए, मैं भी यहीं से बक्सर का रहने वाला आदमी कैसे नया रिसर्च कर रहा है घूम के जैसे भी। तो करीब दुनिया के 20-25 आर्काइव्स में मैं गया और बिना किसी के बताए मैं अमूमन इसी पद्धतियों को अपनाता रहा। नोट्स लेने के मॉरिशस में रहा, नटाल में रहा, फिजी में रहा, लंदन में रहा, यूरोप के 7-8 जगहों पे रहा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जगहों पे, यूएस में, सब कि कैसे कैसे निकालें और ये टेक्निक्स को यूज करते हुए नोट्स बनाते हुए। और तब चूंकि मैंने काम गिरमिटिया पे किया, आप लोगों ने सबने अमूमन नाम सुन लिया होगा, गिरमिटिया और लेबर माइग्रेशन, ओवरसीज लेबर माइग्रेशन, तो इनके चक्कर में उन देशों में जाके काम करना। अब हम जब ये सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, जैसे हमने कहा कि रिसर्च के लिए जो मटेरियल हम जब इकट्ठा कर लिया, आप सब लोग यदि इस तरह के मटेरियल अपने रिसर्च से जुड़े इकट्ठा कर लें, उसका यूज कैसे करें, कैसे नई आइडिया लाएं, तो आप पढ़ते हैं कि पहले क्या काम किया गया। अब सेकेंडरी रीडिंग यहाँ है, अभी तक प्राइमरी काम कर रहे थे, आप सेकेंडरी रीडिंग पढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों ने क्या आर्गुमेंट दिया है। तो इंडेंचर के बारे में, गिरमिटिया के बारे में आप सब लोग यही जानते हैं कि पकड़ पकड़ के मॉरिशस ले गया, है ना, ऐसे कर लिया, स्लेवरी था, वगैरह वगैरह। ये सारे नोशंस आज भी हमारे लोक चेतना में और अकादमिक चेतना में भी भरा पड़ा है। उसके अकादमिक वाले का एक पॉलिटिक्स है राइटिंग का, और पॉपुलर का एक अलग तरह का ज्ञान है, उस ज्ञान को अलग तरह से समझने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि क्या ऐसा है, हमारे ये नोट्स क्या बता रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से लिए हुए वो नोट्स, वो डायरी, वो जो चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे उसको अपनाते हुए बनाते हुए फिर पता चला कि जो लोगों ने कहा कि पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स तो बता रहे हैं कि जो बनारस से निकला हुआ है 20 लोग निकले और कलकत्ता से मॉरिशस जाने के लिए 10 लोगों को छांट दिया गया कि तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, तुम काम करने के लायक नहीं हो। दूसरा कह रहे भाई तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट है, तुम ब्राह्मण हो तो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम वहां पे तो शुगर केन उत्पादन करना है। मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड में तो शुगर केन के लिए जाते थे, गन्ना उत्पादन के लिए, तो नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने रूल बनाया कि जो सॉफ्ट और टेंडर लोग हैं, जो सुकवार लोग जिसको बोलते हैं, वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो काम कराना है वहां पे। 10 लोग छंट गए। तो कोई ये आर्गुमेंट मैं ही सोचता था कि तब कैसे करें कि पकड़ के तो सबको बैठा देगा जहाज पे और चलो। हमारे टीचर भी कहा करते थे कि बांध के ले जाया जाता था। आपको क्या पता है, जब किसी सबमिट करने के समय तक ये लड़ाई चलती रही। हाथ जोड़ लिए। तो हमारा रिसर्च ये बताया इनफैक्ट कि जो पहले के जो ट्रेंड्स थे या जो नॉलेज है, उस नॉलेज के अगेंस्ट मेरा कुछ फाइंडिंग्स जाने लगे। तो व्हाट आई डिड, मैंने कहा कि भाई मेरे रिसर्च के एविडेंसेज जो हैं, और जो फुटनोट में जब आप एविडेंस डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये है, डेटा एनालिसिस जब करना शुरू करते हैं कि हमारा डेटा बता रहा है कि जो लोग बनारस में 20 लोग
गिरमिटिया के तहत एनरोल्ड हुए थे कलकत्ता से, उसमें से 10 लोग छांटे गए हैं, वो 10 नहीं जा सके, 10 ही जा सके। तो ये तर्क कि सबको ले जाने वाला तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। हमने ये कहा कि ये गड़बड़ है, ये तर्क बैठ नहीं रहा है, कोई और कारण हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज 10-20 हो जाते या 10 हो जाते, जितने गए हैं उन सबको जाते। दूसरा ये था कि भाई वहां पे उनको पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। यहाँ से कह दिया गए वहीं कलकत्ता के पास किसी जगह पे चले गए। बहुत सारे राइटिंग्स में पाएंगे तो राम सनाडे जो चले भी गए फीजी और लौट के आए, उन्होंने भूतलेन की कथा एक बहुत अच्छी, उन्होंने किताब लिखी नहीं लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट था, मैंने एडिट किया है, 2012 में राजकमल पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी वो किताब, भूतलेन की कथा गिरमिट के अनुभव। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिख के रखे थे जो पब्लिश नहीं थी, तो हमने कहे फीजी में मेरे 21 वर्ष उन्होंने लिखा, उसमें भी वो डिस्कस करते हैं कि वो बोलता है कि यहीं पे जाना है वैसे वैसे। तो मैंने उसको भी खंगालना शुरू किया किस कैसे देखें। तो हमने जो अपने नोट्स बनाए थे और जो हमने टेक्निक्स, उसमें हमने देखने की कोशिश की कि कैसे एविडेंस मिले हैं, क्योंकि दीज आर योर एविडेंस, प्राइमरी सोर्सेज जो आप बहुत सारे आर्काइव से निकाल रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं कि किस तरह के आ रहा है। तो आप 1838-39 के आसपास ही बहुत नए नए वर्ड सुनना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए अर्काटी, आपने नाम सुना है किसी ने? नहीं। अर्काटी वर्ड, या चलिए अर्काटी तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, मिरिच, मिरिच जरूर सुना होगा, मॉरिशस को मिरिच। आप 1830s के 38-39 के आसपास के कॉलोनियल डॉक्यूमेंटेशन देखें तो उसमें बहुत सारे ये वर्ड मिलेगा लोगों के कि मिरिच, डमरा, है ना, चिनीटाट, श्री राम द्वीप, ऐसे ऐसे लोकलाइज्ड वर्ड, भोजपुरिया वर्ड मिलना शुरू हो रहा है बहुत सारे। अब इससे क्या पता चलता है? कोई लौट के आ रहा है कि तुम्हें पता है कहाँ जा रहा था? हाँ, मिरिच जाना है। तो जब लोकल टर्मिनोलॉजी जब डेवलप हो जाता है, ये शोध की चीज है, आप समझने की चीज है कि कोई चीज कब आम लोगों में प्रचलित होता है। जब आप उस चीज के बारे में बहुत जान चुके होते हैं या उस तरह की घटनाएं बहुधा होने लगती हैं तो वो आम जन में चला आता है। तो आम जन में जो फोक में, जो यहाँ पे भी आप समझे, या भिखारी ठाकुर के विदेशिया को ही देखें, विदेशिया वर्ड की जेनेओलॉजी में ढूंढ रहा था तो मुझे लग रहा है भारतेंदु के समय से मिड 19th सेंचुरी से ही निकल रहा है। विदेशिया बैठे हुए वहाँ पे हमारे जितेंद्र जी जिन्होंने काम भोजपुरी पे भी किया है। तो अब क्या है कि बहुत सारे जो नए लोकल वर्ड, अर्काटी कहाँ से बना था? रिक्रूटर को अंग्रेजी में नहीं बोलना है तो अर्काटी कह दिया, है ना। लिंग्विस्टिक वाले लोग जानेंगे कि कैसे रिक्रूटर को आर छूट जाता है तो उधर अर में बैठता है, तो लिंग्विस्ट से वो बना दिया अर्काटी, भोजपुरी से, भोजपुरी में अर्काटी कह दिया, मॉरिशस मिरिच कह लिया। गिरमिटिया भी एग्रीमेंट से आया है, सबको इतना जरूर पता होगा ये कि एग्रीमेंट नहीं कहना है तो गिरमेंट कह दिया, गिरमेंट गिरमिट, एग्रीमेंट गिरमेंट गिरमिट गिरमिट बन गया, घूमते घूमते वर्ड कुछ का कुछ हो गया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी बहुत तेजी से 1840s के आसपास दिख रहे हैं, तो हम क्या कहें? यदि कोई कि नहीं हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो तो ये कहाँ से नए नए वर्ड आ गया, डमरा टापू कहाँ से आप जान रहे हैं? तो जो किताब में हमने एक पूरी चैप्टर इस पे लिखा कि जो लोकल नॉलेज कहाँ से आ रहा है और कैसे डेवलप हुआ है, पेजेंट कैसे एक नई वोकैबुलरी सिस्टम में डेवलप कर रहे हैं, और हमारे रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि बिल्कुल लोग इन नाम से अवगत थे। इसका मतलब है कि ये भी जो तर्क है कि बिल्कुल उसको पता नहीं है कहाँ जा रहा है, ये सही नहीं है। ये शुरुआती दौर से ही पता है, और 100 साल तक जो सिस्टम चल रहा है, 100 साल तक किसी चीज को चला पाना मुश्किल है यदि पूरी तरह से अंधेरे में रख के चलाया जाए। तो यदि नरक रहता तो 100 साल तक नहीं चल पाता, लोग नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि जो हमने नोट्स बनाए, फुटनोट्स तैयार किए, और जो पहले के रिसर्च थे उसको आप तर्क के द्वारा, अपने डेटा के द्वारा एनालाइज करना शुरू करते हैं, देन यू कम टू अ न्यू कंक्लूजन। अब वो बात कहेंगे तो प्लेजरिज्म भी नहीं है। लो भैया तुम बोल रहे हो तो स्लेव, हम बोल रहे हैं नो स्लेव। तुम बोल रहे हो कि पकड़ के ले गया, हमारा निष्कर्ष बता रहा नहीं पकड़ के ले गया, और हमारे पास एविडेंस सब देते गए। अब इसमें तो कोई प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा और नई तर्क भी आ जाएगी, एक अलग तरह की धारा भी हो गई सोचने की। तो मेरा मानना है कि यदि आप ये मेथड्स अपनाएं, जो बड़े बड़े विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने जो अपनाए थे, और जो आज हम सब लोग पढ़ते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, वो कैसे लिखे, उन्होंने क्या टेक्निक्स ऑफ मेकिंग नोट्स यूज किया, ये टेक्निक्स यदि आप भी किसी न किसी रूप में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी पीएचडी रिसर्च या जो भी रिसर्च है वो नया ही आएगा और उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा ले लिया। धन्यवाद।